हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ से प्रश्न वाली 1.2 को पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और इस वीडियो में आपको 1.2 को इस प्रकार समझाया जाएगा कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद सभी प्रश्नों को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाली 1.2 में पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका ये पहला क्वेश्चन है। इसका पहला आपको प्रश्न इस प्रकार दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य आपको बताना है। प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में, जिसमें आपको प्रश्न वाली 1.1 पूरा कंप्लीट कराया गया है, उसमें आपको संख्याओं के बारे में बता दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको सभी संख्याएं, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या सभी के बारे में बता दिया है। उन्हीं संख्याओं के आधार पर हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो उस वीडियो को सबसे पहले आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को में जो है अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो संख्या, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि संख्या दो प्रकार की होती है। जो संख्या पद्धति में आपको बताया था कि संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार होते हैं? संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। मेन रूप से संख्या के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो वास्तविक संख्या एक प्रकार होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा प्रकार होता है काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती है। मेन रूप से संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में मैंने जो आपको जितनी भी संख्याओं के बारे में बताया था वो सभी वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि आपकी सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। दूसरा, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है। तीसरा, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है। मतलब इससे आपको यह समझ में आता है कि वास्तविक संख्या, मैंने आपको जितनी भी संख्या पढ़ाई थी वो सभी वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या में देखते हैं हम, तो काल्पनिक संख्या में केवल एक ही प्रकार आता है, जिसमें अगर आपको रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या दी गई है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। इस संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, सभी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। केवल किसे छोड़कर? अंडर रूट में अगर माइनस की संख्या है वो काल्पनिक संख्या है और सभी वास्तविक संख्या है। तो प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो आपको देखा, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इस कथन को आपको क्या दिखाई दे रहा है? सत्य है असत्य? तो यह कथन क्या है? सत्य है। क्यों है यह भी बताना है। क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या के समूह में आता है। इसलिए जो सभी अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। इसी पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सभी प्राकृत संख्या
वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ जी हाँ होती है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है? जी हाँ होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? होती है। सभी में आपको इसी प्रकार, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह वास्तविक संख्याओं के समूह में आता है, इसलिए जो हमारा दिया गया कथन था ये सत्य है, ये आपने समझ लिया। अगर आपको अपरिमेय संख्या की जगह पर इन संख्याओं के बारे में जिक्र किया जाए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या के स्थान पर इनमें से कोई भी दिया जाए तो वो सभी वास्तविक संख्या होती है, उनमें आपको सत्य ही करना है। और आपको कारण भी इसी प्रकार से बता देना है। अगर आपको परिमेय संख्या दिया जाए, क्योंकि परिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या के समूह में आता है, इसलिए यह कथन सत्य है, आप इस प्रकार बता सकते हैं। मतलब इसी प्रश्न से आप सभी संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या मैंने बताई है, सभी वास्तविक संख्या होती है। केवल अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो एक काल्पनिक संख्या है, और जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। यह कथन सत्य है या सत्य, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा बना लेनी। संख्या रेखा के बारे में आपको पता होगा कि संख्या रेखा में राइट साइड में धनात्मक संख्या होती है। राइट साइड में धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में जो होती है ऋणात्मक संख्या होती है 1 -1 -2 -3 -4। कुछ इस प्रकार की संख्या रेखा होती है। हमें प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु किस रूप का होता है? अंडर रूट एम के रूप का होता है। इसकी सत्यता के लिए हम 1 2 को हल करके देखेंगे कि प्रत्येक हो सकता है या नहीं हो सकता। हम देखते हैं अंडर रूट 1, हाँ अंडर रूट 1 हो सकता है, बिंदु 1 बन सकता है। दूसरा देखते हैं हम अंडर रूट 4, हाँ 2 हो सकता है। इसी प्रकार से अंडर रूट 2 भी हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद नहीं होता ही है। तो हम देखते हैं कि सभी धनात्मक जो प्राकृत संख्या है उनका वर्गमूल हम संख्या रेखा पर बदल सकते हैं। 1 को देखा हमने तो 1 हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, 2 को देखा तो 2 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार 3 भी हम दर्शा सकते हैं, 4 भी हम दर्शा सकते हैं, 5 भी हम दर्शा सकते हैं। यानी कि सभी धनात्मक संख्याओं को हम अंडर रूट एम के रूप में संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन कभी भी अंडर रूट एम के रूप में अगर संख्या रहेगी तो ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, संख्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। ऋणात्मक संख्या आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। तो क्या ऋणात्मक संख्या आ रही है? नहीं आ रही है। प्राकृत प्रश्न क्या दिया था? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम का होता है क्या? नहीं होता। हाँ, धनात्मक संख्या अंडर रूट एम के रूप की हो सकती है, लेकिन जो ऋणात्मक संख्या है ये अंडर रूट एम के रूप की नहीं हो सकती। इसलिए जो दिया गया कथन है वो असत्य है। इसलिए क्या है? दिया गया कथन असत्य है। क्या है? दिया गया कथन असत्य है। कारण बताना है, क्योंकि दिया गया कथन असत्य है क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या अंडर रूट एम के रूप की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए जो दिया गया कथन है वो असत्य है। समझा दिया है मैंने किस प्रकार से नहीं हो सकती। सभी धनात्मक संख्या अंडर रूट एम के रूप की हो सकती है, लेकिन सभी ऋणात्मक संख्या अंडर रूट एम के रूप की नहीं हो सकती। इसलिए जो दिया गया कथन है यह सत्य है। कारण बताइए क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या अंडर रूट एम के रूप की नहीं हो सकती, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। आशा है सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। पहली संख्या के बारे में जिक्र किया गया है वो वास्तविक संख्या है, दूसरी संख्या के बारे में जिक्र किया गया है वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको 1.1 में बताया था कि जिस संख्या के बारे में पहले जिक्र किया जाए उस संख्या को आप पहले लिख लीजिए। तो वास्तविक संख्या का जिक्र किया गया है तो आप वास्तविक संख्या को आप लिख लीजिए। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? सभी प्राकृत संख्या आ जाती है,
सभी पूर्ण संख्या आ जाती है, सभी पूर्णांक संख्या आ जाती है, सभी परिमेय संख्या आ जाती है, सभी अपरिमेय संख्या आ जाती है। मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन हम दूसरी संख्या के बारे में जिक्र किसका किया गया है? अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या किसके बारे में जिक्र किया गया है? अपरिमेय संख्या। इसमें मैंने बता दिया था जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर हमें मिलाना किससे था? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हमको मिलाना था। तो ऊपर से नीचे हम देखते हैं कि जो प्राकृत संख्या है ये वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या है जो वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन हमें प्रश्न दिया गया था प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? क्या नहीं होती, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। लिखना है कथन क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यहाँ तक कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए जो दिया गया कथन है वो असत्य है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमें प्रश्न किया गया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो जी हाँ, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आशा है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया था। सॉरी, ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? धनात्मक पूर्णांक हल करने के लिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने ही लिख लीजिए। अगर इनमें से बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं अंडर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। तो हम इन सभी संख्याओं को रखकर देखते हैं। अंडर रूट एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और इससे 2 × 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है? 2। इसी प्रकार अंडर रूट एक भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि अंडर रूट 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 1।
तो हमें प्रश्न में दिया गया था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, क्या नहीं होते। क्यों? क्योंकि √4 ये धनात्मक पूर्ण 4 एक धनात्मक पूर्णांक था और इसका वर्गमूल किया हमने तो 2 आया और 2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक था और इसका वर्गमूल किया हमने तो 1 आया और 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। 2 उदाहरण भी देख लिए। √1 एक परिमेय संख्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 2/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। असत्य है, लेकिन हमें क्या बताना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या लिखना है, नहीं होते, नहीं होते है। फिर आपको दिया गया था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम 2 संख्या को उदाहरण देते, एक √1 √4 √9 √16 √36 √25 √49। ये सभी संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जो दिया गया कथन है वो असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि √1 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है। √4 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और 4 का वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो हमने इस प्रश्न को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम जिस प्रश्न को हल करने वाले हैं, यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नवाली का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका यह प्रश्न। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है और हम देखेंगे कि इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा बना लेना है। इस साइड धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 और इस साइड ऋणात्मक संख्या होती है -1 -2 -3। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा बना लेनी। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वही इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, मतलब सभी के बीच में, सभी अंकों के बीच में आपको समान दूरी रखनी है। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा बना लेनी है। अब हमें √5 को इस पर दर्शाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, करना यह है कि आपके पास इस प्रश्न को हल करने के लिए स्केल होनी चाहिए, एक डी होना चाहिए, यानी कि जिसे हम चांदा कहते हैं वो होना चाहिए, एक प्रकार होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 0 पर इस प्रकार से डी को रखना है, चांदे को रखना है। ये मेरे पास छोटा चांदा है, इससे भी मैं बना सकता हूँ। आपको 0 पर डी या चांदा रखकर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। 0 पर चांदा रखकर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और इस पर 0 इस संख्या रेखा से ऊपर की ओर 2 सेंटीमीटर आपको एक रेखा खींच लेनी है। कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर आपको एक रेखा खींच लेनी है। 2 सेंटीमीटर रेखा खींच ली और इधर आपको यहाँ पर कौन सा कोण बनाया आपने? 90 डिग्री का कोण बनाया है। 2 सेंटीमीटर आपने ऊपर की ओर खींचा और यह कितना बनाया? ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। और इधर कितना लेना है आपको? 1। इधर कितना लेना है? 1। ये वाला कितना है? 1। ये वाला कितना है? 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी है? 1। आपने एक लंब डाला है संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और उसकी लंबाई कितनी है? 2 इकाई है। तो इस प्रकार आपने एक 90 डिग्री के त्रिभुज की रचना कर ली, जिसका जो लंब है वो 2 इकाई है और आधार जो है 1 इकाई है। आपने एक 90 डिग्री के त्रिभुज की रचना कर ली है, जिसका लंब जो है 2 इकाई है और आधार कितना इकाई है? 1 इकाई है। तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का अंश है 1, तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लिख ली। अब कर्ण क्या है इसमें जो हमें ज्ञात करना है? ये कर्ण है, हमने लंब डाला है 2 इकाई। लंब डाला है 2 इकाई यानी कि लंब बराबर क्या है 2 इकाई और आधार क्या है 1 इकाई। कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 हो गया। हमें कर्ण बराबर ज्ञात करना है। इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। वर्ग को हटाया दोनों तरफ, मतलब वर्ग को हटाया तो अंडर रूट लग गया। 4 और 1 5, 4 और 1 को जोड़कर 5 हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई अपनी? अंडर रूट 5। और अंडर रूट 5 लंबाई चाहिए थी हमें और ये लंबाई कितनी आ गई? अंडर रूट 5 आ गई। तो अब क्या करना है? हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था, लेकिन हमने क्या किया? कर्ण को ज्ञात कर लिया है जो अंडर रूट 5 है, यानी कि हमें एक निश्चित लंबाई प्राप्त हो गई है जो अंडर रूट 5 है। अब क्या करना है? हमें एक इस प्रकार का प्रकार लेना है और इस प्रकार से जो हमें अंडर रूट 5 लंबाई प्राप्त हुई है इसे माप लेना है। अंडर रूट 5 जो लंबाई प्राप्त हुई इसे माप लेना है। किस प्रकार मापना है? दोनों जो एक पेन लेना है या पेंसिल लेना है, उन दोनों सिराओं की लंबाई जो हमने प्रकार से मापा है, ये लंबाई कितनी आ गई हमें? अंडर रूट 5। इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई कितनी है? अंडर रूट 5। तो हमने ये इस प्रकार से माप लिया है कि ये जो लंबाई है प्रकार के दोनों सिरों के बीच की लंबाई है अंडर रूट 5 है। अब इस प्रकार के एक सिरे को आपको कहाँ रखना है? 0 पर रखना है। कहाँ रखना है? 0 पर। और इस प्रकार से आपको एक चाप काट देना है। इस प्रकार से आप एक चाप काट लेना है, जैसा मैंने वीडियो में काटा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए इस हाथ से मैं काट लेता हूँ। इस प्रकार से आपको एक चाप काट लेना है। हमने जो मापा था वो अंडर रूट 5 आया था, तो इस प्रकार से आपको एक चाप काट लेना है। जो हमने ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्रकार के माध्यम से मापी थी वो लंबाई हमने माप ली है। जो लंबाई हमें प्राप्त हुई थी वो अंडर रूट 5 थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी रहेगी? अंडर रूट 5। और यही हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? अंडर रूट 5। तो यही बिंदु जो होगा अंडर रूट 5 रहेगा। ये जो बिंदु है यही क्या रहेगा? अंडर रूट 5 रहेगा। हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई थी, उसके बाद संख्या रेखा पर 0 बिंदु पर, जो 0 बिंदु है इस पर हमने एक 2 इकाई का लंब डाला था और इधर 1 इकाई लिया था। इससे हमें एक त्रिभुज बना था जिसका आधार 1 था और लंब कितना था? 2 था। तो हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की थी। किस पर? संख्या रेखा पर। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ज्ञात करना था हमें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी थी। और लंब क्या डाला था हमने? 2। लंब 2 डाल दिया था, प्लस एक आधार था। 2 का वर्ग 4 हुआ, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या आया था? 4 + 1। इस वर्ग को हटाने के लिए इधर हमने अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट 5, यानी कि हमें ये जो कर्ण था यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी, यह हमें अंडर रूट 5 प्राप्त हुई थी। अंडर रूट 5 हमें ये लंबाई प्राप्त हो गई थी। इसे हमने प्रकार के सहायता से मापा और 0 पर रखा। एक सिरे को, प्रकार के एक सिरे को 0 पर रखा और इस प्रकार से इस प्रकार का एक चाप काट दिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने मापा था, अंडर रूट 5 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी हमें अंडर रूट 5 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शा दिया है। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न सोल्व हो जाता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। आज की इस वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सभी प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे
और अगर समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना है, जिससे आगे की वीडियो भी आप देख सके और आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं।